हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट के बारे में। यूपीएससी ईआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट के बारे में और इसका जो सिलेबस है, इसमें कौन सा सिलेबस आने वाला है और इसके लिए क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो सिलेबस है और इसकी बुक लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि इस पोस्ट के लिए अभी तक ये भी यूपीएससी ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें होंगे, ठीक है। और इसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी मांगा था, ठीक है। तो उस वजह से काफ़ी कम लोग इसको भर पाए हैं। उसमें भी पहले ही प्रायर आपको जब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिलिंग के टाइम ही आपको वो सबमिट करना था, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम सबमिट करने की वजह से बहुत सारे बैंक में लोग हैं और उस टाइम ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे, तो डिपार्टमेंट से नहीं ले पाने की वजह से ही बहुत सारे लोग इसको नहीं भर पाए हैं। तो जिन लोगों ने भर दिया है, ठीक है, अब ये छोड़िए कि आप प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं या जो भी काम आप करते हैं अभी, ठीक है, और उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपने भर दिया है तो बस अब इसी को ध्यान रखिए कि हाँ आपने भर दिया है और आपको ये पेपर देना है। उसी बेस पे हम बात करेंगे, ठीक है। इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन वैलिड है कौन वैलिड नहीं है। आपने फॉर्म भर दिया है तो अभी आप फॉर्म में हैं, आपको पेपर देना है, ठीक है। तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, डीप सब्जेक्ट्स हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो स्पेसिफाई अभी तक नहीं किया है यूपीएससी ने, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि 2 घंटे का पेपर होगा, 2 पार्ट्स में होगा। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो इंग्लिश का होगा और पार्ट बी जो होगा वो जनरल एबिलिटी का होगा, ठीक है। तो जो इंग्लिश का पार्ट है, आप यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ के लिए जो 5 सितंबर को पेपर हुआ था उसके जैसा लगभग मान सकते हैं। 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में जो रेंज रहेगी वो 100 से 120 की ही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 150, लेकिन ये रेंज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप 100 से 120 यही रेंज मान सकते हैं। तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि इंग्लिश के जो हैं वो इस रेंज के हिसाब से 20 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी 100 क्वेश्चन, 100 से 80 से 100 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल एबिलिटी के बनते हैं। अभी जनरल एबिलिटी का सिलेबस हमारे सामने है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हिस्ट्री एंड इंडियन मूवमेंट से हम शुरुआत करते हैं। सॉरी, इंडियन यूनियन। हिस्ट्री एंड इंडियन यूनियन ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री एंड इंडियन यूनियन ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आता है, आप इसमें पढ़ सकते हैं 12th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 3, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये ध्यान रखें आप, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 3 जो है 12th एनसीईआरटी उससे आपको करना है। इसके बाद में स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपको कहाँ से पढ़ना है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से। और कहाँ तक पढ़ना है? सिर्फ स्वतंत्रता के बाद छोड़ नहीं देना है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेटहुड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब भी आपको इसमें पढ़ना है। डिक्लाइन ऑफ मुगल से भी आपको पढ़ना है। रीजनल किंगडम क्या क्या रही, जैसे विजयनगर है, मराठा है, ठीक है। तो रीजनल किंगडम्स जो डेवलप हुई ये सब भी आपको पढ़ना है। और 12th हिस्ट्री से आप पढ़ सकते हैं, साथ में लूसेंट जीके, क्योंकि आजकल फैक्ट बेस पेपर ज़्यादा चल रहा है यूपीएससी में भी, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको बताई जहाँ से आपको 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 3 हो गई। स्पेक्ट्रम एवरग्रीन बुक है, हमेशा आपको पढ़नी है, लेकिन ये इस बार आपको ज़्यादा इसको पढ़ना है। आपको पढ़ना है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से और आगे स्टेटहुड, डिमांड ऑफ स्टेटहुड और पॉलिटिकल डेवलपमेंट तक, यानी स्वतंत्रता पे रुकना नहीं है, इंडिपेंडेंस पे, उसके आगे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स से आपको पढ़ना है। रीजनल किंगडम्स भी आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है और काफ़ी बड़ी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, तो डीप में यूपीएससी यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो बात आती है सब्जेक्ट की, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है।
तो HRM जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ HRM करके उन्होंने सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ HRM में आपको क्या पढ़ना होता है, इसकी बेसिक थ्योरीज आपको पढ़नी होती है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, सक्सेशन प्लान्स क्या होते हैं, मतलब इस तरह का जो बेसिक पार्ट है HRM का वो आपको पढ़ना इसमें होता है, ठीक है। तो ये सब अब स्पेसिफाई कोई बुक अगर हम करें तो वो बुक जो स्पेसिफाई होगी वो बहुत मतलब MBA के लिए आती है और PGDBM वगैरह इनके लिए आती है, तो वो बुक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। उसकी बजाय आप उनमें से या तो टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ लें या फिर गूगल बेस्ट है, आप गूगल से इन टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ लें और इनसे रिलेटेड जो आपको चीज़ें मिलती हैं प्रिंसिपल ऑफ HRM से रिलेटेड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ HRM से रिलेटेड आपको जो चीज़ें मिलती हैं आप गूगल से पढ़ सकते हैं। सेम इसी तरह का जो है वो सिलेबस है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो मार्केटिंग में भी सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग आप कह लें, इसमें फंडामेंटल्स आ गए मार्केटिंग के। सेलिंग अलग होती है, मार्केटिंग अलग होती है, सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, इसमें किस तरह से होता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केट रिसर्च क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, आप ये ध्यान रखें। लेकिन जितने भी पूछे जाएंगे वो आपको आंसर देना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जनरल एबिलिटी का पार्ट है वो वैसे ही ज़्यादा नहीं बचा है। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं और उसके बाद में आपके 80 से 100 क्वेश्चन आपके बचते हैं जनरल एबिलिटी के। तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए इनका वेटेज ज़्यादा नहीं बचेगा। करंट अफेयर्स भी है, मैथ्स रीजनिंग भी है, मतलब इंग्लिश का तो पार्ट अलग है, लेकिन और जो सब्जेक्ट बच रहे हैं उनका इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो तो पूरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, UPSC EPFO के लिए। ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूरा आप मेरे जो वीडियोस हैं अकाउंटिंग की जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, NCERT 11th पढ़नी है, NCERT 12th पढ़नी है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ, ये हो गया आपका अकाउंटिंग का पार्ट। अकाउंटिंग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है आपका अलग से, इसमें क्या आता है, रेशियो एनालिसिस आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो एनालिसिस है स्टेटमेंट का, वो उसके जितने तरीके हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब उसका एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप 12th के लास्ट में भी आपको मिलेगा। इसके बाद में जो अलग चीज़ें बचती हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ब्रेक इवन, लेवरेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग से टॉपिक है जिनको आप अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। गूगल से पढ़ सकते हैं या जहाँ से भी आपको अगर अकाउंटिंग के ग्रेजुएशन से मिलते हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन टॉपिक्स के अलावा पूरा जो है वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग की, ठीक है। और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अगर, तो आपको जल्दी से आप उसको कवर कर लेंगे। 21 घंटे के करीब वो है, ठीक है, 21 घंटे के करीब अकाउंटिंग है, जिसमें आपका यहाँ से 80-90% पोर्शन कवर हो जाएगा। और EPFO EO में भी कोई गलत नहीं हुआ था अकाउंटिंग यहाँ से पढ़ के ओनली सिलेक्शन से, तो यही उम्मीद आप ESIC में कर सकते हैं। बाकी पोर्शन की हम बात करें तो ये जो है RTI एक्ट 2005, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो एक्ट है वो सीधे आप एक्ट ही पढ़ लीजिए, ठीक है, RTI एक्ट 2005 यही पढ़ लीजिए और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए अभी तक वो पढ़ लीजिए। तो आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधे ही एक्ट पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो 11th NCERT है पॉलिटी, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो 11th की जो पॉलिटी की NCERT वो आपको करनी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, पब एड के जो डिफरेंट व्यूज़ हैं एक्सपर्ट्स के, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, विल्सन्स विजन,
इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन, न्यू पब्लिक मेंटेनेंस, एलपीजी रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट थ्योरीज पवेड को लेके जो है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, गवर्नेंस इन इंडिया। तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की मदद ले सकते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत की भी आप मदद ले सकते हैं। और 11th एनसीईआरटी पॉलिटी भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है 11th एनसीईआरटी, ठीक है, 11th एनसीईआरटी से करनी है और लक्ष्मीकांत से आप इसको कर सकते हैं। तो पबेड के जो सारे पोर्शन हैं उसमें से जो बच जाएंगे वो आप फिर गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पेड कोर्स ही लेना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डीप में पेपर नहीं आएगा। मैं आपको अभी से बता दूं, वैसे भी यूपीएससी का जो पैटर्न आप देखेंगे अभी, यूपीएससी ईपीएफओ ईओ के एग्ज़ाम से या प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से, वो साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रही है और करंट इवेंट्स में वो फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो रादर देन डीप स्टडी ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, आप इनकी बेसिक स्टडी कीजिए और बाकी ध्यान आप दीजिए जो पैटर्न अभी उसका चल रहा है करंट इवेंट्स में फैक्ट बेस, और साइंस पे उसका ज़्यादा ध्यान चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स में आपको पैटर्न पता है अभी यूपीएससी का पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। करंट इवेंट्स में वो नेशनल स्कीम्स पूछ रही है, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, इंडाइसेस, इंटरनेशनल बॉडीज, नेशनल कमिटीज, साइंस एंड टेक, ये सब पूछे जा रहे हैं। और इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, मेनली फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स पे आपको ध्यान रखना है मेनली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो आगे का जो पोर्शन है वो तो आप पढ़ते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए बुक आती है आर एस अग्रवाल, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। आर एन मथुरिया आती है मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। और मैथ्स के लिए अलग से आप एम टायरा राकेश यादव कर सकते हैं फॉलो। अब इसमें आपको कौन से टॉपिक करने हैं, तो ये करके चलिए कि एडवांस मैथ्स को छोड़ के, ठीक है, एडवांस मैथ्स को छोड़ के आपको सारे ही टॉपिक करने हैं और रीजनिंग में भी आपको सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है, जिससे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, इसमें दोनों पार्ट आएंगे इस पेपर में, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये ध्यान रखें। सिर्फ एक पार्ट नहीं आएगा जैसे ईपीएफओ ईओ के लिए स्पेसिफाई था, यहाँ पे दोनों पार्ट आएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड तैयारी भी आपको रखनी है। इसके लिए रेन एंड मार्टिन एक बुक आती है, ठीक है, रेन एंड मार्टिन। और इसके अलावा जो पार्ट है वोकेबलरी का, उसके लिए वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी। तो ये दोनों बुक से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। और बेसिकली अगर इतना नहीं है तो जो हमारी बेसिक बुक्स हैं जैसे एसपी बख्शी है, प्रिंट टू पैरामाउंट है, एसपी बख्शी है, प्रिंट टू पैरामाउंट है, एमबी पब्लिकेशन है, लूसेंट जनरल इंग्लिश, ठीक है, लूसेंट जनरल इंग्लिश की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इन सब से आप कर सकते हैं। इसके बाद में जनरल साइंस पे हम आते हैं। तो जनरल साइंस बड़ा टेडियस आ रहा है अभी, जो पेपर आ रहे हैं प्रीलिम्स और जो भी पेपर हुए हैं यूपीएससी के, आप उनसे पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइंस में यूपीएससी बुरी तरह घुसी हुई है और यहाँ से टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी ही फॉलो आपको एट लास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही जोर रहता है यूपीएससी का। टाइम नहीं है तब लूसेंट जनरल साइंस है, लेकिन एनसीईआरटी पे ही पूरा बेस है। इवन 11-12 तक भी उसने प्रीलिम्स में जाके पूछे हैं। इस पेपर में हम उम्मीद नहीं कर रहे वहाँ तक, लेकिन एटलीस्ट 6 to 10 तो आपको करनी ही है। इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने टॉपिक नहीं लिखा है, ये एक बुक का नाम है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नाम की एक बुक आती है जो चलती है बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो उसमें आपके सारे फंडामेंटल लगभग कंप्यूटर क्लियर हो जाएंगे और अगर थोड़ा टफ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स की लिस्ट और सिलेबस मैंने आपको बताया है यूपीएससी ईआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि काफ़ी कम लोग इसको फिल कर पाए हैं। जहाँ तक मेरे कांटेक्ट में एस्पिरेंट्स हैं तो काफ़ी मैसेजेस आते थे कि सर इसको हम नहीं भर पा रहे हैं, किस तरीके से भरें, क्या करें। और एट लास्ट बहुत सारे बच्चे रह गए और कुछ ही लोग हैं जो इसको भर पाए हैं। तो जिन लोगों ने भर दिया है उनके लिए अच्छा चांस है, ठीक है, कि वो ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर को कंपटीशन क्योंकि कम हो गया है, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया था और पहली बार मतलब
मैंने ऐसा देखा कि प्रायर आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत यूपीएससी ने इस एग्ज़ाम में क्रिएट की, जिसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने इसको भर दिया है। ठीक है, तो प्रायर फॉर्म फिलिंग की वजह से काफ़ी यहाँ पे कम हो गया है कंपटीशन, और जितना कंपटीशन है फिर उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जो सिलेबस मैंने बताया, बुक लिस्ट आपको बताइए, वहाँ से आपको इसको स्टडी करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, कोर टॉपिक्स को ज़्यादा डीप में जाने की बजाय आप फैक्ट्स पे, साइंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से अभी यूपीएससी पेपर बना रही है। तो कोर टॉपिक्स को आप बेसिक नॉलेज लीजिए, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आप बाकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए जो सिलेबस और बुक लिस्ट के लिए वीडियो था, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे। और जो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ एओ के लिए, ईओ एओ के लिए जो चल रहा है इंटरव्यू बैच, ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ एग्ज़ाम के लिए जो इंटरव्यू बैच चल रहा है, ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, आई रिक्वेस्ट ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वहाँ पे जाएं और जो वहाँ पे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बाद में हम पर्सनल मॉक्स करवाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पे ऑडियो आपको शेयर करना होता है, उसका रिव्यू दिया जाता है। इस हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। इसी के साथ गुड बाय, गुड आफ्टरनून, जय हिंद।